बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था वेव्स, उसको स्टडी करते आ रहे थे और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया हुआ था और कुछ न्यूमेरिकल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। उससे फर्दर आगे जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ रहे हैं हम अपनी आज की इस वाली वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं फिर हम न्यूमेरिकल नंबर अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर जो हमारे पास आ रहा है 8.4 तक हमने लास्ट वीडियो में किए थे। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 8.5। न्यूमेरिकल नंबर 8.5 को हम आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहते हैं क्या बताया जा रहा है स्टेटमेंट में, मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ, आप साथ साथ फॉलो करें और कंपेयर करें और समझें क्या बताया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। कहते हैं एन आर्गन पाइप यानी हमें बात की थी डॉपलर इफेक्ट के अंदर। अब सारा कॉन्सेप्ट आपका डॉपलर इफेक्ट वाला आपके माइंड में आ जाना चाहिए। आर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोड, इसके फंडामेंटल नोड के लिए फ्रीक्वेंसी मालूम करें यानी F1 मालूम करें। एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक व्हेन इट्स ओपन एट वन बोथ हैंड्स, ठीक है। और दूसरे के लिए हार्मोनिक मालूम करें जब इसके दोनों एंड्स ओपन हो और इसके क्लोज एट वन एंड, जब इसका एक एंड क्लोज हो। यानी फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है दो सूरतों में, तीन सूरतों में। एक तो आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर हार्मोनिक निकालनी है जब इसका एक एंड, जब दो केसेस है जब दोनों एंड खुले हो, जब दोनों एंड, एक एंड बंद हो और एक एंड खुला हो। इसके लिए अब गिवन डाटा आपके पास स्टूडेंट क्या आ रहा है, कहते हैं लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू एल, वो आपके पास आ रही है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, ठीक है। फिर आप स्पीड ऑफ साउंड ये आपने खुद से याद रखना है। स्पीड ऑफ साउंड वो साथ दी हुई है, ठीक है, वो कितनी है आपने खुद याद रखना है। स्पीड ऑफ साउंड 350 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड। अब टू फाइंड आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसके अंदर टू फाइंड कह रहे हैं विच व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ हैंड्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी F2, ठीक है। फिर व्हेन पाइप इज क्लोज एट वन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 और नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी F3, ठीक है। ये आपके पास आएगी। पहला आपके पास बताया जा रहा है, कहते हैं व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ हैंड्स, व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ हैंड्स, देन आपने मालूम करना है F1 और F2। दूसरा केस व्हेन पाइप इज ओपन एट वन एंड, when pipe is open at one end, ठीक है। फिर क्या होगा, तब आपने फाइंड करना है F1 और F3, ये चीज़ें आपने मालूम करनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब केस वन व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ हैंड्स, केस वन कैलकुलेशन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन पहला स्टेप क्या है, व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन। पहला व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन, जब दोनों एंड पाइप के ओपन होंगे तब F1 F2 क्या होगा। फिर जब दोनों में से एक एंड बंद होगा, एक एंड ओपन होगा, तब F1 और F3 क्या होगा वो फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, Fn, कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ nth, फ्रीक्वेंसी फॉर nth मोड। तो आपके पास फार्मूला आ रहा था Fn
इज इक्वल टू एन वी ओवर 2L, एन वी ओवर 2L, वेयर n is equal to 1 2 3 एंड सो ऑन, n कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज f1, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1। नाउ f1 इज इक्वल टू 1 n ओवर nv ओवर 2L, ठीक है। हमने फार्मूला ये बना लिया f1 के लिए, इसको n की जगह 1 पुट कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, चूंकि हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट होती है 1 यानी f1। तो f1 से जाहिर हो रहा है कि इसके लिए जो n की तादाद है वो 1 आ रही है, तो जिधर भी n होगा हम 1 ही पुट करेंगे। n की जगह 1, v की जगह 350 डिवाइडेड बाय 2 की जगह 2, l की जगह आपके पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 350 हर्ट्ज। f1 इज इक्वल टू 350 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जो कि आपके पास आ रहा है 350 हर्ट्ज। नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे अपने फर्दर पार्ट्स की तरफ, दूसरे केस में आपने निकालना है नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी दैट इज n इज इक्वल टू 2। तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा f2 इज इक्वल टू एन वी ओवर 2L। फिर से उसी तरह n की जगह 2, v की जगह 350 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, l की जगह 0.5। तो जब स्टूडेंट्स आप इनको हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2v ओवर 2L, ठीक है। आपके पास सिंपल आंसर आएगा 700 हर्ट्ज। f2 इज इक्वल टू 700, साथ आ जाएगा हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कब, जब आपके पास दोनों एंड्स आर ओपन, बोथ एंड्स आर ओपन, पाइप के जो दोनों सिरे ओपन थे, खुले हुए थे, तब आपने एक फ्रीक्वेंसी निकाली f1 फंडामेंटल 350 हर्ट्ज, और बाद में जो आपने हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी f2 निकाली वो आ गई 700 हर्ट्ज। अब दूसरा केस स्टूडेंट्स, व्हेन वन एंड इज ओपन, व्हेन वन एंड इज ओपन। दूसरा केस, जब पहला आपके पास था, ठीक है, जब आपके पास पहला एंड क्या था वो ओपन था, ये आपने मालूम करना था। व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन, जब दोनों एंड या दोनों सिरे आपके खुले हुए थे तब आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी f1 और f2। लेकिन दूसरे केस में आपने f1 और f3 मालूम करनी है, ये आपने याद रखना है, प्रोसेस सारा सेम रहना है, लेकिन जो फार्मूला था वो चेंज हो जाएगा। कहते हैं व्हेन पाइप इज क्लोज एट वन एंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर nth हार्मोनिक, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फॉर nth हार्मोनिक आपके पास आएगा fn इज इक्वल टू nv ओवर 4L, nv ओवर 4L। ये आपके पास फार्मूला बनेगा फॉर nth के लिए। लेकिन नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो होती है f1 इज इक्वल टू n, आपके पास आ जाएगा 1, v आपके पास था 350 डिवाइडेड बाय 4, l था आपके पास 0.5, ठीक है। जब आप f1 इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर आपके पास आ रहा है 175 हर्ट्ज, ठीक है, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 175 हर्ट्ज, 175 साथ आ जाएगा हर्ट्ज इसका यूनिट, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास ये वाली आ जाएगी। फिर दूसरा केस हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी दैट इज
n इज इक्वल टू 3, तो आपके पास क्या आएगा f3 इज इक्वल टू NV/4L। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा n3 कैलकुलेट करने के लिए। तो f3 इज इक्वल टू n आपके पास 3, v स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा था 350 डिवाइडेड बाय 4 और l था 0.5। तो जब आप इसको हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 525 हर्ट्ज। f3 इज इक्वल टू 525 हर्ट्ज, ये आपके पास आ गया हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी व्हेन वन एंड इज ओपन एंड वन एंड इज क्लोज्ड। तो ये स्टूडेंट फ्रीक्वेंसीज हमने कैलकुलेट करनी थी, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं, आपने थोड़ा सा समझ के इसको कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर या न्यूमेरिकल नंबर 8.5। आई होप कि आपके पास आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने फर्दर न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8.6। न्यूमेरिकल नंबर 8.6 क्या आ रहा है आपके पास, उसको अब हमने देखना है। न्यूमेरिकल नंबर 8.6, ठीक है स्टूडेंट। 8.6 में क्या बता रहे हैं कहते हैं, मैं स्टेटमेंट उसकी स्टडी करने पढ़ने जा रहा हूं। अ चर्च ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पाइप्स, ईच पाइप एंड एट वन एंड, ईच ओपन एट वन एंड। ठीक है, जो पाइप कंसिस्ट कर रहे हैं, कुछ पाइप एक साथ आ रहे हैं, उनमें से हर एक जो है एक एंड से ओपन है, ऑफ डिफरेंट लेंथ, और उनकी लेंथ डिफरेंट है। द मिनिमम लेंथ इज 30 मिलीमीटर, जो मिनिमम लेंथ आ रही है वो 30 मिलीमीटर आ रही है। एंड द लॉन्गेस्ट इज 4 मीटर, और जो मैक्सिमम है लॉन्गेस्ट है वो 4 मीटर है। मिनिमम लेंथ पाइप की आ रही है 30 मिलीमीटर, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 4 मीटर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फंडामेंटल नोड्स, ठीक है, फंडामेंटल नोड्स में फ्रीक्वेंसी रेंज क्या आएगी आपने मालूम करना, यानी एफ मैक्सिमम निकालेंगे और एफ मिनिमम निकालेंगे। फार्मूला हम फिर से वही यूज करेंगे जो हमने पीछे इस फार्मूले में यूज किया था, जब एक एंड उसका ओपन था और दूसरा एंड उसका क्लोज था। इसके लिए जो हमने फार्मूला यूज किया, दोबारा से वही फार्मूला यूज करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब गिवन डाटा कहते हैं मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू एल मिनिमम इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर इज इक्वल टू आपके पास आएगा 330 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। फिर मैक्सिमम एल मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है, एल मैक्सिमम जो है वो 4 मीटर आ रहा है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड ये आपने फिर से याद रखना है, इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। तो आपने फाइंड क्या करना है इसके अंदर, इस न्यूमेरिकल में, टू फाइंड स्टूडेंट आपके पास आ रहा था फ्रीक्वेंसी रेंज आपने वो कैलकुलेट करना। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, F1 और F1 प्राइम, यानी आप कह सकते हैं F1 भी मालूम करना है आपने और F प्राइम भी आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन इसकी क्या होगी, कैलकुलेशन के लिए हमने जो फार्मूला यूज करना है वो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है। चूंकि
स्टेटमेंट के अंदर ये बात हो रही है कि जो आप पाइप यूज कर रहे हैं, ये जो पाइप यूज हो रहा है वो पाइप आपके पास आ रहा है, आर्गन पाइप है, लेकिन उसका वन एंड ओपन है एंड वन एंड इज क्लोज। एक एंड उसका खुला हुआ है, एक उसका एंड बंद है। तो उसके लिए हमने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा था या nth मोड के लिए फार्मूला पढ़ा था, वो आपके पास फार्मूला था स्टूडेंट फॉर आर्गन पाइप ओपन एट वन एंड ओनली, फॉर आर्गन पाइप ओपन एट वन एंड, उसके लिए था आपके पास एफ एन इज इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाई 4L। चूंकि हमने निकालनी है मिनिमम लेंथ फिर उसकी मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। मिनिमम लेंथ अब क्या आएगी आपके पास, नाउ मिनिमम लेंथ स्टूडेंट आपके पास आएगी। मिनिमम लेंथ कितनी आपके पास आ रही थी, वो थी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मिलीमीटर थी। लेकिन अब इसके लिए स्टूडेंट हम जो n की वैल्यू यूज कर रहे हैं, n हम यूज करेंगे 1 ही, क्योंकि फंडामेंटल हमने निकालनी है वैल्यूज। तो F1 मिनिमम आंसर आएगा NV डिवाइडेड बाय 4L इज इक्वल टू N1 V340 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। L आपके पास आ रहा है, L की वैल्यू क्या थी, ठीक है। L की वैल्यू स्टूडेंट अब इधर हम L मिनिमम ही कंसीडर करेंगे, जो कि आपके पास ही L मिनिमम वो 30 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे F1 मिनिमम स्टूडेंट आंसर आपके पास आएगा 2833 हर्ट्ज, 2833 हर्ट्ज ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम वेव मिनिमम लेंथ, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम लेंथ के लिए आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा केस फॉर मैक्सिमम लेंथ, फॉर मैक्सिमम लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। फॉर मैक्सिमम लेंथ के लिए हम जो यूज करेंगे वैल्यूज, वो दोबारा यूज करेंगे F1 साथ आ जाएगा मैक्सिमम इज इक्वल टू NV डिवाइडेड बाय 4L। अब चूंकि F1 मैक्सिमम इज इक्वल टू N1, V आपके पास क्या आ रहा है 340 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। L आपके पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम के लिए था 4 मीटर, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व आउट करेंगे, इनको हल करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास आंसर आएगा 21 हर्ट्ज, 21 हर्ट्ज, सिंपल 21 हर्ट्ज, यानी F1 मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ के लिए आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट्स मिनिमम, लेकिन मिनिमम लेंथ के लिए जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। ये दोनों केसेस आपने अच्छी तरह से याद कर लेने। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आपके पास गिवन था मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ, उसके बाद वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड गिवन थी, तो आपने फंडामेंटल ऑफ रेंज निकालनी थी फ्रीक्वेंसी के लिए F1 मैक्सिमम और F1 मिनिमम। तो जब लेंथ मैक्सिमम थी फ्रीक्वेंसी मिनिमम आई, जब लेंथ मिनिमम थी तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आई, मैक्सिमम आई। तो ये दोनों केसेस आपने याद कर लेने हैं, इनको अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो न्यूमेरिकल नेक्स्ट वाला आपके पास आ रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 8.7, उसको देखते हैं क्या बताया जा रहा है उसके अंदर। न्यूमेरिकल नंबर 8.7 में कहते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8.7 8.7 कहते हैं टू टर्निंग फोक्स एग्जिबिट बीट्स एट अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज, ठीक है। दो टर्निंग फोक है, बीट्स को प्रोड्यूस करवा रहे हैं
किसके ऊपर 33 हर्ट्ज के ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोक इज 250 हर्ट्ज, एक की जो फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज देन लोअर्ड स्लाइटली बाय एडिंग अ बिट ऑफ वैक्स टू वन इट्स प्रोंग, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम कर दी गई, कम हो गई, स्लाइटली कम हुई। द टू फोक्स देन एग्जिबिट अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, देन जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो 1 हर्ट्ज की प्रोड्यूस होगी। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क, दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपने उसको बताना है कि वो क्या आएगी। बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये भी सिंपल सा, आई होप कि आपको समझ आएगी। स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल स्मॉल सा है। कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी गिवन डाटा सबसे पहले हमने लिखना है, गिवन डाटा फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क आपके पास आ रहा था 250 हर्ट्ज, $256 हर्ट्ज, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बिफोर लोडिंग, बीट फ्रीक्वेंसी बिफोर लोडिंग, बीट बिफोर लोडिंग, बीट बिफोर लोडिंग इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज, आफ्टर लोडिंग वो कितनी आ रही है आपके पास 1 हर्ट्ज। आपके पास गिवन डाटा, फिर उसके बाद आपके पास टू फाइंड मालूम क्या करने जा रहे हैं आप इसके अंदर, टू फाइंड इज इक्वल टू, कहते हैं आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क F2 आप फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड ट्यूनिंग फोर्क के लिए आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे F2, ठीक है, सिंपल सही है। बाकी आपने क्या मालूम करना है, कैलकुलेशन की तरफ जब हम बढ़ें, कैलकुलेशन में स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो फार्मूला आ रहा है F1 माइनस F2 इज इक्वल टू प्लस माइनस n, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। जब आप मिनिमम के लिए मालूम करें या मैक्सिमम के लिए मालूम करें, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। अब F1 आपके पास मौजूद है, F2 आपने निकालना है, यानी F2 एक जगह पर कायम इज इक्वल टू F1 प्लस माइनस n, तो F2 एज इट इज, F1 आपके पास था 256, ठीक है, और n स्टूडेंट जो आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे आप 3, n2 यूज करेंगे वो 3 यूज करेंगे प्लस माइनस 3, तो आपके पास जो F2 के आंसर्स आएंगे वो 2 आ जाएंगे। एक तो 253, सॉरी पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, F259 और 253 हर्ट्ज, ये 2 आंसर आपके पास आ रहे हैं F2 के लिए, ठीक है। क्योंकि आंसर जो था प्लस माइनस में था, या तो प्लस भी हो सकता है इसमें या माइनस भी हो सकता है। अब कहते हैं कि अगर आपने डिटरमिन करना है कि इन दोनों आंसर्स में से ये वाला आंसर करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है, तो आप क्या स्टडी करें, क्या प्रोसेस इसके लिए हो पाएगा, आपने उसको देखना है। कहते हैं इफ वी कंसीडर 259 हर्ट्ज एज करेक्ट आंसर, यानी अगर इसको हम करेक्ट आंसर मान लेते हैं, देन दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क हमने फाइंड की थी, इसको फर्स्ट आंसर माने तो क्या होगा, व्हेन फर्स्ट फोर्क इज लोडेड विद वैक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्क मस्ट फॉल बिलो 256 हर्ट्ज, दैट इज 255, 254 एंड बिलो ऑन, कि जब पहला फोर्क लोडेड होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी 256 से कम होगी, उससे बढ़ेगी नहीं,
पहले की फ्रीक्वेंसी बताई गई है ना, जो उस फ्रीक्वेंसी जब आप उसको लोड करते हैं यानी लोड मारते हैं दोबारा किसी हैमर के साथ, तो लोडिंग के बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। डिक्रीज होने के बाद 256 से कम आएगी, ज़्यादा नहीं होगी, ये बता रहे हैं। फिर कहते हैं एंड दस द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड विल इंक्रीज एंड विल बी ग्रेटर देन 3 बीट्स। जो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होंगे वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो नंबर ऑफ बीट्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और कितना बढ़ेंगे, 3 से भी ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 3 से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर कहते हैं सिंस नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड डिक्रीज ऑन लोडिंग, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज ऑन लोडिंग, लोडिंग के बाद जो नंबर ऑफ बीट्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। फर्स्ट फोक इज 1, ठीक है। Therefore 259 is not correct answer, frequency of second or fourth। कहते हैं कि जो 52 आ रहा है, 59 to 59 आ रहा है, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी या सेकंड ट्यूनिंग फोर्क के लिए फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप देखें कि लोड किया जाना है ट्यूनिंग फोर्क को, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी है, ज़्यादा नहीं होनी, ठीक है। 256 तो पहले की थी, तो पहले से भी कम आएगी। क्यों कम आएगी, वजह 2 बताई गई है। कहते हैं कि जब आपके पास जो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सेकंड विल इंक्रीज एंड विल बी ग्रेटर देन 3, जो नंबर ऑफ बीट्स होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और 3 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर दूसरे केस में जब लोडिंग स्टार्ट होगी तो लोडिंग के बाद जो नंबर ऑफ बीट्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 256 पहले फ्रीक्वेंसी थी तो 256 से फ्रीक्वेंसी पीछे की तरफ आएगी, रिवर्स बैक आएगी। तो इस वजह से हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जो आपके पास आंसर आ रहा था, आंसर 259 वाला, ये वाला करेक्ट आंसर नहीं है, बल्कि जो आपके पास करेक्ट आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर वो क्या होगा, इज 253 हर्ट्ज, ठीक है। ये जो आपके पास आंसर आ रहा था ये करेक्ट आंसर आ रहा है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरता है। तो हम कह सकते हैं ये जो आंसर है आपके पास, ये वाला आंसर 100% एक्यूरेट और करेक्ट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर हमने इस वीडियो के अंदर किए 8.5, 6 और अभी सॉरी 8.4, 5, 6, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किए इनको। उसके बाद 4 वाला भी हमने प्रीवियस वीडियो में, ये हमारे पास था बेसिकली 7, ये मैं इधर लिखना चेंज करना भूल गया, न्यूमेरिकल नंबर 8.7 था ये वाला, सॉरी ये 6 था, ये 6 ही था, वो 7 मैंने उधर लिखा हुआ है। इस वीडियो के अंदर हमने किया न्यूमेरिकल नंबर 8.5, 8.6 और 8.7, 3 न्यूमेरिकल हमने किए। और मैं उम्मीद करता हूँ 2 तो मेरे पास अभी इस बोर्ड पे मौजूद हैं जो बिल्कुल ही सिंपल से और आसान थे न्यूमेरिकल थे, ठीक है। इधर आपने फ्रीक्वेंसी रेंज मालूम करनी थी, यानी मैक्सिमम और मिनिमम, फंडामेंटल रेंज मालूम करनी थी F1 और F2, और F1 मैक्सिमम और F1 मिनिमम दोनों के लिए। फिर ये भी सिंपल था, आपके पास फ्रीक्वेंसी आप फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्स गिवन थी, उसके बाद बीट्स की वैल्यू गिवन थी, तो आपने क्या निकाला था, दूसरे ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, यानी F2, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू सारी निकाल ली, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इन सब न्यूमेरिकल्स की सही तरह से समझ भी आई होगी, आप अच्छी तरह से इनको समझ पाए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल। बाकी फर्दर न्यूमेरिकल्स के लिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।